नमस्ते बच्चों। कल हमने साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत जो कि मधु कांकरिया जी द्वारा लिखा गया है उसमें पढ़ा था कि लेखिका सिक्किम की यात्रा पर थी। ये यात्रा वो अपनी एक मित्र मणि के साथ कर रही थी और गंगटोक और सिक्किम को, पूरे सिक्किम को ही देखकर, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वो बहुत अधिक अभिभूत थी। गंगटोक को देखकर तो उन्हें ऐसा लगता है, रात में जब उन्होंने रोशनी से भरे उस शहर को देखा तो उन्हें ऐसा लगा मानो सितारे ज़मीन पर आकर सितारों की झालर जगमगा रही हो। तो दूसरे दिन वो युमथांग के लिए निकलते हैं और उसी क्रम में वो बहुत सुंदरता से भरे दृश्य देखते हैं, प्राकृतिक दृश्य। कंचनजंघा चोटी देखने की उनकी इच्छा थी, लेकिन वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि बादलों से चोटी ढकी हुई थी। उन्हें यात्रा के दौरान बुद्ध पताकाएँ दिखती हैं, बौद्ध धर्म द्वारा जो लगाई गई थी बौद्ध पताकाएँ, जिनसे उन्हें पता चलता है कि ये पताकाएँ श्वेत यदि होती हैं तो शोक के समय लोग इसे लगाते हैं और रंगीन पताकाएँ किसी शुभ कार्य में लगाई जाती हैं। साथ ही उन्होंने एक स्थान पर कवि लॉन्ग स्टॉक नामक जो जगह देखी थी, वहाँ उन्हें पता चला कि लेपचा और भूटिया दोनों स्थानीय जातियों की यहाँ पर शांति वार्ता हुई थी। आगे एक प्रेयर व्हील देखती हैं जिसे देखकर लेखिका को ये लगता है कि कहीं पर भी भारतवर्ष में बहुत अधिक वैज्ञानिक प्रगति होने के बावजूद आज भी अंधविश्वास और पुरानी मान्यताएं वैसे ही बनी हुई हैं। और इसी क्रम में उन्होंने मेहनत का श्लोक भी देखे वहाँ पर, जो कई नेपाली लोग जो बहादुर थे वो लोग देखे, जो बड़े बड़े कार्टून अपने पीठ पर ढोकर जा रहे थे। महिलाएं देखी जो बच्चों को लेकर भी चल रही थी, साथ में स्वेटर बिनते हुए जा रही थी। तो ये सारे परिदृश्य वो देखते हुए आ रही थी। साथ ही आगे बढ़ते हुए यात्रा में उन्होंने देखा कि पहाड़ अब लगातार बड़े होते जा रहे थे और मार्ग कैसा होता जा रहा था, घुमावदार होने लगा था। तो चूँकि लेखिका और उनके सभी साथियों के लिए ये सब नए प्राकृतिक दृश्य थे, ये एक नया अनुभव था, बड़ा रोमांचकारी अनुभव था। तो सभी सैलानी उस दृश्य से बहुत अधिक अभिभूत हो उठते हैं। और देखिए लेखिका क्या कहती हैं आगे। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। सैलानी यानी यात्री, सभी लोगों ने गाना शुरू कर दिया। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाएंगे कहीं, ये एक फिल्म का गाना है। तो सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। तो प्रसन्नता में तो होता क्या है कि अक्सर गाने के रूप में, नृत्य के रूप में हमारी प्रसन्नता बाहर अभिव्यक्त होने लगती है। तो उन सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से अभिभूत होकर लेखिका के जो सहयात्री थे गाना गाने लगे थे। लेकिन देखिए लेखिका अपने बारे में बता रही हैं, कहती हैं, पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। तो क्या कह रही हैं कि मैं एकदम शांत थी ये सारे दृश्य देखकर, एक ऋषि की तरह शांत थी, क्योंकि मैं उस सुंदरता को कहीं अपने भीतर समा लेना चाहती थी। मैं इस तरह से उस सुंदरता को अपने अंदर रखना चाहती थी कि महानगरीय जीवन में जब मैं लौटूं तो उस सुंदरता को याद करूं जहां पर कि ये सारे दृश्य उन्हें नहीं दिखाई देंगे। तो कहती हैं मैं बीच बीच में मुंडकी यानी सिर निकाल कर बाहर देखती थी, तो कभी इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते थे और कभी मुझे क्या दिखाई देते थे, गिरते झरझर दूध की धार की तरह सफ़ेद सा पानी। जब झरनों से बहुत ऊपर से पानी आता है तो सफ़ेद सा वो दूध की फेन की तरह, दूध की झाग की तरह दिखता है। तो कह रही हैं उन जलप्रपातों को, जलप्रपात झरनों को कहा है, वो मैं देखा करती थी। और कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। नीचे कौन सी नदी बह रही थी, तिस्ता नदी बह रही थी। तो लेखिका कह रही है कि ये नदी हमारे साथ सिलीगुड़ी से ही थी, लेकिन जिस जगह पर अभी लेखिका उस नदी को देख रही थी, कहती हैं कि उसका सौंदर्य यहाँ पराकाष्ठा पर था। पराकाष्ठा यानी अंतिम सीमा, चरम सीमा में, अत्यधिक सुंदर वो नदी वहाँ पर दिखाई दे रही थी। उसका वर्णन करते हुए लेखिका कहती हैं, इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। कह रही उस सुंदरता को देखकर बस मेरा ध्यान केवल उसी में था। मैं इतनी अभिभूत थी कि मैं चिड़िया के पंखों की तरह, अपने मेरे जो सारे तनाव थे वो इतने दूर हो चुके थे कि मैं स्वयं को चिड़िया के पंखों की तरह हल्का महसूस कर रही थी। ठीक है। तो कहती हैं, यही कहते हुए उन्हें
एक गीत याद आने लगता है, रामधारी थी दिनकर जी का लिखा हुआ, मेरे नगपति मेरे विशाल। कह रही हैं कि मैं ये कहते हुए, इस गीत को गाते हुए मैं हिमालय को सलामी देना चाह रही थी कि तभी एक स्थान पर जीप को जितेन ने रोक दिया। वहाँ पर क्या था? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, पानी का एक झरना था जिसका नाम क्या है? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। पूर्वोत्तर में जो ये 7 राज्य हैं उनके आधार पर ही सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल इसको नाम दे दिया है। तो उस झरने को जब लोगों ने देखा तो स्वाभाविक रूप से ही सबके कैमरे ऑन हो गए, सबके फ्लैश चमकने लगे और सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। इसी काम में वो क्या थे? व्यस्त हो गए थे सारे जितने भी यात्रीगण थे, सैलानी थे। लेखिका अपने बारे में बताती हैं, देखिए, आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरी भारी भरकम पत्थरों पर बैठे झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी थी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। कह रही हैं अभी भी लेखिका ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया, बल्कि अपने को क्या कौन सी संज्ञा से अभिहित कर रही हैं, कि क्या विशेषण लगा रही हैं अपने लिए वो, कि मैं आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी की तरह, जैसे कह रही हैं प्राचीन काल की कोई ऐसी राजकुमारी जिसे कि स्थिर रहने का शाप दे दिया गया हो, अभिशप्त यानी जिसे शाप दे दिया गया हो। तो कह रही है मैं किसी राजकुमारी की तरह बस अपनी आत्मा का संगीत सुनने लगी। मन में इतनी प्रसन्नता थी, इतनी शांति थी इन झरनों, इन नदियों को देखकर, कि मेरे अंदर जो संगीत बह रहा था, एक खुशी का, आनंद का, वो मैं सुनने लगी थी। और थोड़ी देर बाद जब मैंने पानी में पाँव डुबोया, उस झरने से आते हुए पानी में, तो कह रही मन काव्यमय उठा। ऐसे लगने लगा मेरे पूरे मन में कविता गूंजने लगी है, इतनी अधिक मैं आनंदित हो गई, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। देखिए आगे कहती हैं, जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। क्या कह रही है? देखो कि जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, अनंतता का प्रतीक कैसे? अनंत काल से वो बहता चला आ रहा है, तो इस तरह से जीवन की अनंतता का प्रतीक है वो झरना। तो कह रही हैं कि वो मुझ में भी जीवन की शक्ति का एहसास कराने लगा कि जीवन कितना शक्तिशाली है। और मुझे भी ऐसे लगा कि मैं किसी देश और काल में नहीं हूँ, बल्कि जिस तरह से झरना सदियों से बहता आ रहा है, मानो मैं भी ऐसे ही हूँ। मेरे अंदर की जितनी तामसिकताएं यानी बुरी प्रवृत्तियां हैं, बुरे मनोविचार हैं, हर मनुष्य के मन में ही अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, उन पर वो नियंत्रण रखते हैं। तो जो लोभ, मोह, स्वार्थ, ये सारी प्रवृत्तियां थी, मुझे ऐसे लगने लगा कि ये सारे विचार नष्ट हो रहे हैं। कभी किसी के बारे में यदि मैंने बुरा सोचा हो, तो वो सारी चीज़ें इस निर्मल धारा में, जो एकदम शांत और कैसी धारा है, एक स्वच्छ धारा है, उसमें सारी चीज़ें, ये मेरे मन की कलुषता सारी इसमें बह गई है। और वहाँ पर लेखिका का मन क्या करने लगता है? कहती हैं, मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। इतनी ज़्यादा वो अभिभूत हो गई थी उस सुंदरता को देखकर। तो जो गाइड उनके साथ था जितेन, वो लेखिका कह रही हैं कि वो मुझे क्या करने लगा? ठेलने लगा। उसने मुझे कहा कि इससे भी सुंदर अभी आपको नज़ारे देखने हैं, आप उठिए। तो लेखिका लेकिन उस सुंदर दृश्य को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो कह रही है अनमनी सी मैं उठी, मतलब मेरा मन तो नहीं था, लेकिन मैं वहाँ से उठी। और लेकिन जब आगे बढ़े तो फिर से वही नज़ारे, और आँखों और आत्मा को संतोष देने वाले नज़ारे फिर दिखे। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए। चटक हरे रंग का मोटा कालीन किसे कहा है? जहाँ पर हरियाली ज़्यादा छाई हुई है, हरियाली फैली है खूब। तो वहाँ पर कह रही है लेखिका कि ऐसा लगता था कि प्रकृति ने मोटा कालीन एक ओढ़ लिया। और कहीं पर क्या लगता था? जहाँ पर घास थोड़ी हरी से पीली हो गई थी, कि कहीं पर ये कालीन कैसा हो गया? पीला हो गया। और जब चट्टानें आती थीं तो उसकी तुलना लेखिका ने किससे की है? पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला कह रही हैं उसको। जैसे चट्टानों में फिर कोई वनस्पति नहीं होती, तो इस तरह का प्रतीत हो रहा है मानो पलस्तर उखड़ी दीवार हो। तो
लेखिका कह रही हैं कि देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा था अभी तक, लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर में बादल छा जाते हैं आसमान में, तो उन बादलों से कहीं कहीं ये सब चीज़ें भी ढकने लगती हैं। तो लेखिका इस सारे सौंदर्य से क्या है, अत्यधिक अभिभूत हैं और उसी में लगा निरंतर खोई हुई हैं। आगे कहती हैं, चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। कह रही हैं चित्रलिखित यानी मानो मुझे किसी ने चित्र बनाकर स्थिर कर दिया हो, चित्र में लिखा हो, चित्र बना हुआ हो, मानो मैं ऐसे स्थिर हो गई थी। और प्रकृति की इस माया और छाया के खेल को मैं पूरे अपनी आंखों में समो लेना चाहती थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। लेखिका कह रही हैं कि ऐसा लगता था मानो प्रकृति मुझे कुशल बनाने में, समझदार बनाने के लिए जीवन के नए नए रहस्य खोलती जा रही है। तो अब देखो, अभी वो उन्होंने बताया कि बादल लग गए थे, तभी कहती हैं धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। तो बड़े बड़े पहाड़ थे आपस में जो एक दूसरे पर छाया कर देते थे। तो वहाँ पर देखने के लिए, इतने बड़े पहाड़ों को देखने के लिए फिर थोड़ी देर जीप रुकवा दी। तो चारों तरफ उन्होंने देखा तो क्या क्या दिखाई दिया उन्हें। कह रही हैं अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों और घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। ठीक है, तो उसी सबको देखकर कहीं पर लिखा गया था थिंक ग्रीन, हरा भरा सोचो, यानी हमेशा सदाबहार रहो, हरियाली में रहो। हरियाली किसका प्रतीक है, सकारात्मक सोच का है। तो क्या लिखा गया था, थिंक ग्रीन। तो लेखिका बहुत अभिभूत हैं और इसी क्रम में दार्शनिकता के भाव उसके अंदर है। कह रही हैं आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुतो और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। तो लेखिका कह रही हैं कि कभी पहाड़ दिखाई देते हैं, कभी झरने हैं, कभी नदी है, कभी धुंध आती है, और कहीं कहीं हमें फूल दिखाई देते हैं। कौन कौन से फूल बताए हैं, प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। तो सब अपनी अपनी गति, सब अपने प्रवाह में हैं। मानो कौन से दार्शनिक सिद्धांत की बात कर रहे हो हमारे पुराने, चरे वेती, यानी चलते रहो, जीवन गतिशील है, रुकना नहीं है। तो इसी सब गतिशीलता को ये सारी प्राकृतिक चीज़ें, प्रकृति के उपादान लेखिका को बताते प्रतीत हुए। तो कहती हैं पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य, जो निरंतर गतिशील है। सौंदर्य में स्थिरता आ जाए तो क्या है, फिर वो सच्चा आनंद उसमें नहीं है। ठीक, संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य में इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी, मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। तो इतना उनके जो मानसिक भाव हो गया था, अभी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी, वो कह रही हैं कि सारे जो भेदभाव थे मन के, वो सारे मेरे मन के मिट गए थे और मैं ईश्वर के निकट अपने को महसूस करने लगी। और जो प्रार्थना उन्होंने शुरुआत में बोली थी, साना साना हाथ जोड़ी, कि मैं छोटे छोटे अपने हाथों से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, यही प्रार्थना उनके होठों से फिर गूंजने लगी थी। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। लेकिन तभी कह रही हैं कि तभी क्या होता है, ये महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। जो भाव उनके मन में अभी तक चल रहे थे, विचार, अचानक ही उनमें बाधा आती है। देखिए वो क्या बाधा थी। कहती हैं दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी। कुछ देख लिया लेखिका ने। कह रही है कि बिल्कुल अलसाई हुई सी मैं जैसे थोड़ी दूर तक आ गई थी, बस सोचते सोचते ही, अपने बारे में भी कुछ नहीं, बस सारी चीज़ें, दुनिया का वो गतिशील सौंदर्य मुझे इतना प्रभावित कर चुका था कि मैं केवल ईश्वर के बारे में सोच रही थी कि मुझे कुछ दिखाई दिया। देखिए क्या दिखाई दिया, मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं, गुथे आटे सी कोमल काया में, हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोकों में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। तो क्या देखा लेखिका ने, अभी तक वो लगातार सौंदर्य से अभिभूत थी, तो कह रही हैं कि ऐसा लगा अचानक मुझे इन महिलाओं को देखकर, मैंने कुछ महिलाओं को देखा जिनकी
उनमें से किसी किसी महिला की पीठ पर डोके, टोकरी होती है ना, आप लोग जानते होंगे, डोके घास वास लाने के लिए भी महिलाएं प्रयोग करती हैं। तो बच्चे भी थे पीठ पर, फिर भी वो क्या करी थी, पत्थरों को तोड़ रही थी। तो इस तरह से अभी तक जो सुंदरता लेखिका ने देखी थी, वो जीवन की सच्चाइयों से कहीं उस सुंदरता ने उनको पीछे कर दिया था। अब लेकिन जीवन का यथार्थ आ गया कि ये भी सत्य है, ये सारी महिलाएं जो पत्थर तोड़ रही हैं वो किसका आभास करा रही हैं, यथार्थ का आभास करा रही हैं। वो सब उस सुंदरता से बेखबर थी, पहाड़ तो उनके आसपास भी थे, सब कुछ सुंदरता वही थी, लेकिन उन्हें जीवन की मूलभूत सुविधाएं ही न होने के कारण इस सुंदरता से सब वो अप्रभावित थी। तो लेखिका का अभी तक जो मानसिक स्थिति बनी थी उसमें वो कह रही हैं मानो ब्रेक सा लगा और मैं इन सब को देखने लगी। तो बच्चों आगे हम देखेंगे कि इन सब को देखकर क्या बातें लेखिका के मस्तिष्क में आती हैं, साथ ही उन्होंने क्या क्या समस्याएं पहाड़ के लोगों की और वहाँ की महिलाओं की जानी। ये सब बातें हम कल पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।